नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना केसेस तेजी से कम हुए हैं, लेकिन याद रखिए कि कोरोना अभी भी है, खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में मास्क आपके लिए इस वक्त सुरक्षा कवच है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क जरूर पहनें। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है यूपी के कुशीनगर से। नारायणी नदी में फंसी नाव से सभी लोगों को बचा लिया गया है। नाव का इंजन फेल होने के बाद देर रात से करीब 150 लोग नाव पर फंसे हुए थे, जिन्होंने प्रशासन ने जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया है। ये सभी लोग खेतों पर काम कर देर रात वापस आ रहे थे, लेकिन सभी बीच नदी में फंस गए और अब ये लोग बचा लिए गए हैं। उस पार से सभी लोगों को लेकर हम चले, वहाँ से आए तब तक पूरा डीजल डाली हुई थी। इस पर जब सटने हुआ तब तक नाव का डीजल पाइप फट गया था रास्ते में, और पूरा डीजल गिर गया नाव में से पूरा। उसके बाद इस पर सटे लोग सब लोग आके सुरक्षित खड़े हो गए हैं। खड़ा होकर सब लोग छोटी नाव से सब लोग आ रहे हैं, यहाँ बंदे पे खड़े हो। लगभग 100 आदमी आ गए हैं, लोग 50-60 आदमी बाकी हैं, सब लोग छोटी वाली नाव से आ रहे हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की वजह से लोगों की दिक्कत बढ़ गई। शहरों में बादल इतना बरसे कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। नतीजा यह हुआ कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया, और जो लोग घर से निकले उनकी जान पर बनाई। राज्य के जालना में भी कुछ ऐसे ही हालात बने, क्योंकि 2 लड़के पानी की तेज लहरों में बह गए। वहां जोरदार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पानी उस पर बने ब्रिज के ऊपर से बहने लगा। इन्हीं हालात में दोनों लड़कों ने जोखिम उठाया और जान पर खेलकर पुल पार करने लगे। ये देखकर आसपास खड़े लोगों ने उन्हें रोका भी, लेकिन वो नहीं माने और गिरते पड़ते पुल पार करने लगे। इतने में अचानक एक लड़के का बैलेंस बिगड़ा और वो फिसल गया। ये देखकर दूसरे लड़के ने उसे बचाने की कोशिश में उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो उसे बचा पाने के बजाय खुद ही लहरों की चपेट में आ गया। क्योंकि तेज बारिश की वजह से जालना जिले में नदियां उफान पर हैं। उनका जलस्तर इतना बढ़ गया है कि वो लोगों के लिए खतरा बन चुकी हैं। नदियों में भरा पानी ब्रिज के ऊपर से बहकर नालों में गिर जाता है। ऐसे में अगर कोई नाले में गिर जाए तो उसे बचाना मुश्किल है। और कुछ ऐसा ही इन दोनों लड़कों के साथ भी हुआ, क्योंकि इनमें एक की मौत हो गई। जैसे ही ये दोनों लड़के गिरे, उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला और वो लहरों के बीच तिनके की तरह बहने लगे। ये देखकर किनारे खड़े लोग घबरा गए। अपनी आंखों के सामने 2 लड़कों को मौत के मुंह में जाता देखकर वो चीखने चिल्लाने लगे। वो चाहते थे कि किसी तरह से उन्हें बचा लिया जाए। किनारे पर खड़े कुछ लोग तो उनके साथ साथ दौड़ने भी लगे, जबकि कुछ ने पानी में उतरकर उन्हें बचाना चाहा, लेकिन बहाव इतना ज्यादा था कि वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए। हालांकि बाद में खबर आई कि उन लड़कों में एक को बचा लिया गया, लेकिन दूसरे लड़के की जान चली गई। बारिश की वजह से परेशानी बढ़ाने वाली तस्वीरें कोल्हापुर से भी आईं, जहां रात में हुई बरसात ने लोगों की सुबह को परेशानी से भर दिया। क्योंकि वहां से जो तस्वीरें आई उनमें बारिश की वजह से गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़कें टूटी हुई दिखी। वहां जिस तरफ देखा गया वहां पानी ही पानी दिखा। आलम यह था कि नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। ऐसे में लोग खतरों से खेलने को मजबूर हो गए और कई गाड़ियां जोखिम उठाकर पुल पार करती दिखी। इक्का दुक्का लोग भी पुल से गुजरते दिखे। मुंबई के पास वसई नाला सोपारा इलाके में बारिश ने लोगों को घर में दुबके रहने को मजबूर कर दिया। वहां मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। कुछ गिने चुने लोग जो बाहर निकले वो भी बारिश से बचकर खड़े नजर आए। बारिश इतनी जबरदस्त हुई कि गलियों में पानी भर गया और मजबूरन लोगों को उससे गुजरना पड़ा। मौसम विभाग का अनुमान है कि मुंबई समेत राज्य के कई इलाकों में बादल अभी ऐसे ही आफत बरसाएंगे। बिहार के अररिया जिले में इन दिनों कई गांवों के लोग एक हाथी की दहशत से परेशान हैं। बताया गया कि इस हाथी के हमले में वहां एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इसके बाद गांव के कुछ लोग हाथी को वहां से खदेड़ने की नाकाम कोशिश करते दिखे। इससे पहले घटना की वीडियो में हाथी खेत में एक बच्चे को रौंदता दिखा, जिसके बाद कुछ लोग हाथी के हमले में घायल बच्चे को खेत से उठाकर लाते दिखे, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। बताया गया कि ये जंगली हाथी नेपाल से भटककर बॉर्डर के इस पार पहुंचा, जिसने कई मकानों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। एलजेपी में मचे घमासान के बीच पशुपति पारस पार्टी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। एक दिन पहले ही चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि वो अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ेंगे।
यही नहीं, उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया था। यही वजह रही कि पशुपति पारस के एलजेपी अध्यक्ष बनने के बाद चिराग समर्थक आग बबूला हो गए। सासाराम में तो पशुपति पारस का पुतला तक जलाया गया और उनके खिलाफ खूब नारे लगे। तो वहीं पटना में पशुपति पारस के खिलाफ पोस्टर लगा दिए गए जिनमें उन्हें गद्दार बताया गया। चिराग पासवान के समर्थक चौक चौराहे पर इस तरह के पोस्टर लगाए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है गद्दार चाचा से सावधान। पशुपति पारस के पार्टी के संसदीय दल के नेता बनने के बाद से एलजेपी में सियासी उठापटक तेज हो गई और चाचा भतीजे की लड़ाई जग जाहिर हो गई। पशुपति पारस खुलकर चिराग को चुनौती देने लगे। यही नहीं, नौबत ये आ गई कि अपने ही पिता की पार्टी में चिराग अलग थलग पड़ने लगे और पशुपति पारस के पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना तो चिराग के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पशुपति पारस के अध्यक्ष चुनने के बाद उनके समर्थकों और पार्टी के दूसरे नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इससे पहले जब वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो वो आत्मविश्वास से भरे दिखे। उन्हें देखकर लगा मानो वो पहले से इस जिम्मेदारी के लिए तैयार थे। यही वजह रही कि अध्यक्ष बनते ही उन्होंने चिराग पर हमला कर दिया। थे कि एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़े, वो तैयार नहीं हुए, अकेला चलो, अकेले चुनाव लड़े। नतीजा हुआ कि आज लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में समाप्ति की ओर चला गया। हालांकि उन्होंने ये संकेत जरूर दिए कि वो पार्टी और परिवार को साथ लेकर चलेंगे। पार्टी और परिवार को मैं निश्चित रूप से मैं एकजुट करूंगा। इस बीच जेडीयू ने एलजेपी के सियासी संकट के लिए चिराग को जिम्मेदार ठहराया। चिराग पासवान के परिपक्व और अहंकारी निर्णयों का नतीजा है कि श्री रामविलास पासवान की खून पसीने से तैयार की गई पार्टी अब समाप्ति की तरफ है। लेकिन एक दिन पहले चिराग ने जब अपनी चुप्पी तोड़ी थी तो उन्होंने ये जता दिया था कि वो आसानी से हार नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने दो टूक कहा कि अगर अपना हक पाने के लिए उन्हें अदालत जाना पड़ा तो वो जाएंगे। यही नहीं, बदले हुए हालात में भी वो अपनी ताकत दिखाने से नहीं चूके और उन्होंने राजू तिवारी को बिहार एलजेपी का अध्यक्ष बना दिया। इससे पहले वो कार्यकारी अध्यक्ष थे। हालांकि अगले ही दिन पशुपति पारस ने उन्हें अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और पार्टी के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया उन्हें और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे सभी सदस्यों ने उनका समर्थन किया। 13 जून की शाम से ही पार्टी में कलह शुरू हो गई थी और अगले ही दिन चिराग को छोड़कर बाकी 5 सांसदों ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई और हाजीपुर सांसद पशुपति पारस को संसदीय बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया। इसके लिए इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को भी दे दी गई, जिसके बाद पार्टी की बागडोर अपने हाथ में लेने की लड़ाई शुरू हो गई। इस बीच चिराग खुद अपने चाचा को मनाने पहुंचे, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई, जबकि पशुपति पारस लगातार चिराग पर हमला करते रहे, जिसके बाद चिराग सामने आया और उन्होंने भी चाचा से लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। शेर का बेटा हूं, डरता नहीं हूं, अकेले चुनाव भी लड़ा था, सिद्धांतों से उस वक्त भी मैंने समझौता नहीं किया था। हाँ, दुख बस यही होता है कि महाभारत की तरह सामने जिनसे युद्ध भी करना पड़ा वो भी मेरे परिवार के ही लोग हैं। दुनिया के 13 देशों में हुए एक सर्वे में पीएम मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता माना गया है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस नाम की एजेंसी ने यह सर्वे किया है, जिसमें पीएम मोदी को 66% लोगों ने सबसे लोकप्रिय नेता माना है। इस सर्वे में जर्मनी की चांसलर एंजेलिना मर्केल 5वें और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी 5वें स्थान पर रहे। दोनों को 53% लोगों ने पसंद किया। के सीएम एमके स्टालिन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम से कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग की। मध्य प्रदेश के इंदौर में बन रही एक इमारत की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। गुजरात के जामनगर में एक सरकारी अस्पताल के कुछ अधिकारियों पर वहां की कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाया। उनका आरोप है कि वो उन पर नौकरी बचाने के लिए शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाते हैं और इसी के विरोध में वो उस अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गई। लड़की मना करती है तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप अपना आई कार्ड जमा करके आप जा सकती है। इस बीच उस अस्पताल के अधिकारियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत ठहराया। यूपी के मिर्जापुर में हुई बारिश की वजह से एक सड़क का कुछ हिस्सा जमीन में धंस गया और वहां खड़ा एक ऑटो उसमें समा गया। इलाके के लोगों ने बताया कि यह सड़क एक पुराने नाले के ऊपर बनी हुई, जो मानसून की दस्तक के साथ जमींदोज हो गई। वहां खड़ा एक ऑटो इस धंसी हुई सड़क में लटका दिखा, जो पल भर में पूरी तरह उसमें समा गया। देखते ही देखते वो ऑटो गड्ढे में कुछ फीट नीचे पहुंच गया। इस हादसे को देख वहां से गुजर रहे कई बाइक और कार सवार अचानक थम गए और किसी अनहोनी के डर से बच कर आगे बढ़ते दिखे। पानी ऊपर छत पे गिर रहा था,
तो वहाँ मट्टी वही नीचे बैठती चलेगी। इसके बाद इलाके के लोगों ने गड्ढे के पास ईंट लगा दी और सभी को उस जगह से दूर रहने की सलाह दी। मुंबई के संदिग्ध कार केस में एनआईए ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद प्रदीप शर्मा को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 28 जून तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया। इससे पहले सुबह के वक्त एनआईए की टीम ने प्रदीप शर्मा के घर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान उनसे लंबी पूछताछ भी की गई। सुबह 7 बजे से ये छापेमारी शुरू थी कि अभी भी एनआईए की टीम जो है वो प्रदीप शर्मा के घर पर मौजूद है। पूछताछ के बाद एनआईए के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि संदिग्ध कार केस में प्रदीप शर्मा की भूमिका पर एनआईए के अधिकारी मीडिया के सामने कुछ नहीं बोले। सर, रोल क्या होता है सगळा प्रकरण? इस मामले में एनआईए ने एक दिन पहले ही 2 लोगों को हिरासत में लिया था और दूसरे दिन प्रदीप शर्मा के साथ उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि प्रदीप शर्मा के अलावा जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए उन पर मनसुख हिरेन की हत्या में शामिल होने का आरोप है। मनसुख हिरेन वही शख्स था जिसकी कार इसी साल 25 फरवरी को मुंबई के एक पॉश इलाके में खड़ी मिली थी और उसमें विस्फोटक भरे हुए थे। मनसुख ने कार चोरी होने की बात पुलिस को बताई थी, लेकिन फिर 5 मार्च को मुंबई पुलिस को मनसुख हिरेन का शव बरामद हुआ। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब महाराष्ट्र पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि सचिन वाजे भी मनसुख हिरेन की हत्या में शामिल थे और प्रदीप शर्मा को इस पूरे मामले की जानकारी थी। वाराणसी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक चोर एक बुजुर्ग महिला की चेन छीनकर भागता दिखा। ये चोर सुबह की सैर पर निकली इस महिला के इंतजार में वहां घात लगाकर बैठा हुआ था और मौका मिलते ही उसने महिला की चेन छीन ली। इससे पहले घटना की वीडियो में ये चोर सुनसान सड़क पर इस बुजुर्ग महिला का पीछा करता दिखा। कुछ कदम चलने के बाद वो अचानक झपट्टा मारकर इस महिला की चेन छीनने की कोशिश करता दिखा और चेन छीनने के बाद महिला को धक्का देकर वहां से भागता नजर आया। इसके बाद सड़क पर गिरी इस बुजुर्ग ने किसी तरह खुद को संभाला। केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर घर घर राशन योजना की फाइल मंजूरी के लिए एलजी अनिल बैजल को भेज दी। न्यूज 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि इस फाइल को भेजने के साथ ही मुख्यमंत्री ने एलजी को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने घर घर राशन योजना को कानून के हिसाब से सही बताया और साफ किया कि ये योजना केंद्र के आदेश का पालन करने के लिए लाई गई है। साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस योजना से जुड़ी केंद्र की जितनी भी आपत्तियां थी उनको भी ठीक कर दिया गया और हाई कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान इस पर कोई रोक नहीं लगाई। तो फिर इस योजना को क्यों रोका जा रहा? इसके अलावा उन्होंने अपने खत में कोरोना काल में इस योजना को अहम बताते हुए उसे रोकने को गलत ठहराया। बंगाल के किसानों के लिए ममता बनर्जी ने नई स्कीम का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कृषक बंधु योजना की शुरुआत की। इसके तहत 1 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन रखने वाले किसानों को हर साल 5,000 के बजाय 10,000 रुपए देने का वादा किया गया। कांग्रेस में फिर शामिल हुए सुखपाल सिंह खैरा समेत 3 विधायकों ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी में रह चुके सुखपाल सिंह खैरा विधानसभा में नेता विपक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि बाद में उन्होंने पंजाब एकता पार्टी बनाई थी। अब इसी पार्टी का उन्होंने कांग्रेस में विलय कर दिया। बिहार के नालंदा में एक शादी समारोह में कोरोना नियमों की अनदेखी की गई। वहां नाइट कर्फ्यू के बावजूद कुछ लड़कियां बुलाकर डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत में बनी कोवैक्सीन को WHO से जल्द ही मान्यता मिल सकती है। इस मामले में 23 जून को एक अहम बैठक होगी। कुछ दिन पहले कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने WHO में इसके लिए अर्जी दी थी। गाजियाबाद बुजुर्ग मामले में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने न्यूज 18 से बातचीत की, जिन्होंने ट्विटर और बुजुर्ग मामले पर क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। ट्विटर जब पुलिस का वर्षन गाजियाबाद के केस में आ गया, मैं अब गाजियाबाद केस का मैं बैकग्राउंड बताऊं कि ये 4 जून की एक घटना है जिसमें एक व्यक्ति के साथ मारपीट होते हुए एक वीडियो दिखाया गया। वो जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने उस पर मुकदमा कर लिया। जो उनका वर्षन था वो हमने दर्ज कर लिया। उसमें फिर कार्रवाई भी शुरू हो गई। अभी तक उस प्रकरण में 5 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। गाजियाबाद पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये 2 व्यक्तियों के 2 पक्षों के आपसी लेन देन का मामला है। इसका सांप्रदायिक तनाव से कोई मतलब नहीं है, सांप्रदायिक नेचर का नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमारे ट्विटर पे आने के बाद, अधिकारियों के वर्षन देने के बाद भी
लोग इसको लगातार चलाते रहे। ट्विटर ने भी वीडियो को हटाया नहीं, तो ये भी कहा जा रहा है कि कई बार भारत सरकार आप लोगों की तरफ से कहने के बावजूद ट्विटर ने मनमानी की, जिसकी वजह से मुकदमा दर्ज हुआ। पहले जब इस तरह के दृष्टांत आते थे और रिक्वेस्ट किया जाता था तो तुरंत उसको ब्लॉक किया जाता था, हटाया जाता था। लेकिन इस बार जैसे पुलिस का वर्शन आया तो क्लैरिफिकेशन भी देना चाहिए। कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी है, अगर मान लिया कि वो किसी चीज़ को संज्ञानित करता है समाज में, अगर पुलिस का वर्शन आए तो वो भी देना चाहिए कि पुलिस का यह वर्शन आया है, इसमें आगे विवेचना चल रही है। लेकिन ऐसा न करके उसको और बढ़ा चढ़ा के किया गया। तो शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कि वहाँ कोई बड़ी घटना न हो जाए, पुलिस ने कार्रवाई की। अमेरिका के नेवाडा से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां जंगलों में लगी भीषण आग की वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली करने के आदेश दे दिए गए। जंगल में लगी आग ने देखते ही देखते एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। जिसकी सामने आई तस्वीरों में पेड़ पौधों से ढके पहाड़ पर आग की लपटें उठती नजर आईं। इस आग ने पहाड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैलते हुए लंबी दूरी तय कर ली। आग से उठता धुएं का गुबार इतनी तेजी से फैला कि ऐसा लगा मानो आसमान काली चादर से ढक गया हो। आग के बेहद करीब मौजूद मकान और इमारतों की वजह से इसको जल्द से जल्द काबू में करना बेहद जरूरी था। जिसके बाद दमकल विभाग ने मोर्चा संभाला, लेकिन पहाड़ी इलाके में फैली आग धीरे धीरे पास के हाईवे की तरफ भी बढ़ने लगी, जिसको बुझाने के लिए हवाई मदद लेनी पड़ गई। जिसके बाद आसमान में उड़ते कई हेलीकॉप्टर नीचे लगी आग पर पानी और केमिकल की बौछार करते नजर आए। बताया गया कि आग को बुझाने में कामयाबी मिलने के बाद प्रशासन ने घरों को खाली करने का आदेश वापस ले लिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां बिजली के तारों पर फंसे एक सांप को बड़ी मुश्किल से वन विभाग की टीम ने पकड़ा। बताया गया कि वो सांप 6 फीट लंबा था, जो कि बिजली के तारों पर जा फंसा। इसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे। उन्होंने सांप को पकड़ने के लिए सबसे पहले एक सीढ़ी लगाई ताकि वो थोड़ी ऊंचाई पर पहुंच सके। एक कर्मचारी उस पर चढ़ा और उसने एक डंडे की मदद से उस सांप को उस पर लपेटना शुरू कर दिया। ये मुश्किल तो था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार वो सांप कुछ ही देर में उसके डंडे पर लिपट गया। उस कर्मचारी ने फिर नीचे मौजूद एक दूसरे कर्मचारी की मदद ली और उसके सीढ़ी से नीचे उतरने तक उस सांप को दूसरे कर्मचारी ने संभाला। बाद में उसे एक बोरे में भरकर वहां से ले जाया गया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोगों पर पास के गांव के एक आदमी को जिंदा जलाने का आरोप लगा। बताया गया कि मामूली झगड़े के बाद आंदोलन में बैठे कुछ लोगों ने उस पर तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे वो बुरी तरह झुलस गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने उस आदमी के शव को नेशनल हाईवे पर रखकर उसे जैम कर दिया। ग्रामीण गुस्से में आ गए हैं और उन्होंने बहादुरगढ़ के नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया है। गुस्साए लोगों ने इस घटना के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इसके साथ ही उन किसानों पर भी उन्होंने अपना गुस्सा उतारा जो पिछले कई दिनों से वहां कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे हैं। इन किसानों को गांव से मड़ा दूर बसा दिया जाए ताकि हमारी बाण बेटी सुरक्षित हो। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने भी इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। तो इसमें तो बहुत प्रभावी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे देशद्रोहियों के साथ होनी चाहिए। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। अब ये जांच का विषय अभी एफआईआर लॉन्च कर दी है और अभी हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं बोर्ड से। शव के साथ प्रदर्शन करने की वजह से नेशनल हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक शख्स पर एशियाई मूल के अमेरिकी आदमी पर सरेआम हमला करने का आरोप लगा। पुलिस ने इस घटना की सीसीटीवी फुटेज जारी की, जिसमें दिखा कि सड़क किनारे चलते एक आदमी को उसके साथ चल रहे दूसरे आदमी ने जोरदार मुक्का जड़ दिया। अचानक हुए हमले में ये शख्स खुद को संभाल नहीं पाया और वो मुंह के बल सड़क पर गिर गया। सड़क पर पड़ा यह आदमी दर्द से कराहने लगा, जबकि उसको मारने वाला आदमी उस पर चीखता नजर आया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जिसमें अंतिम 11 में 3 तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया। ये तीनों जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी होंगे। इसके अलावा रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन टीम में स्पिनर की भूमिका निभाएंगे। कप्तान विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को बतौर बल्लेबाज टीम में जगह मिली है, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका में ऋषभ पंत होंगे। पहली बार टीम इंडिया किसी न्यूट्रल वेन्यू पर यानी ऐसे देश में मैच खेल रही है जहां जो दोनों में किसी भी टीम का घरेलू मैदान ना हो।
ये मैच अगर टीम इंडिया जीतती है तो क्रिकेट के सबसे पुराने फॉर्मेट की यानी टेस्ट क्रिकेट की बादशाह पूरी तरह खत्म हो चुकी है। कोरोना नियमों को तोड़ने वालों के पास बहानों की भी कमी नहीं थी। मास्क लगाने में दिक्कत होती है। सर अभी कुछ खाया था इसलिए नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पास फरीदाबाद में खोरी गांव के रहने वाले लोगों को राहत नहीं दी और वहां के प्रशासन को फिर अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश की वजह से काफी मलबा बद्रीनाथ हाईवे पर आ गया। इसके बाद यह हाईवे बंद हो गया और कई लोग रास्ते में फंस गए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में कुछ किसानों ने प्रदर्शन किया और दूध की कीमत कम मिलने का आरोप लगाया। मुंबई में ब्रांडेड कंपनियों के पैकेट में मिलावटी दूध के कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो दूध में मिलावट करते थे। अपने परिवार और अपने बच्चों की सेहत के लिए आप जिस दूध को अपने खान पान का मुख्य हिस्सा मानते हैं, मुनाफाखोरों ने उस दूध को भी नहीं बख्शा है। मुंबई में ब्रांडेड कंपनीज के पैकेट में मिलावटी दूध का मामला सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस कारोबार से जुड़े हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई के मलाड और गोरेगांव इलाके से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। एक गुप्त सूचना मिलने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जब इस अंधेरे कमरे में पहुंची तो मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में ही उनकी आंखें चौंधिया गई। कमरे में हर तरफ करीने से रखे नामचीन कंपनियों के दूध की थैलियों के बीच एक शख्स बेहद तल्लीनता के साथ कुछ करता नजर आया। उसके आसपास दूध की ब्रांडेड कंपनियों के खाली थैले नजर आए, एक बर्तन में पानी और एक मोमबत्ती। फिर तो पूरा माजरा समझने में पुलिस को देर नहीं लगी। देश भर में खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर अलग अलग सजा है। कुछ राज्यों में मिलावटखोरों के लिए 6 महीने की सजा का प्रावधान है तो कुछ राज्यों में 3 साल की सजा का। तकरीबन 3 साल पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी मिलावटखोरों के लिए उम्र कैद की सजा का ऐलान किया था। कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश सरकार ने भी ठीक इसी तरह का ऐलान किया था, लेकिन बावजूद इसके मिलावटखोर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि इनके खिलाफ सख्ती से कदम उठाए जाएं। मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम ये जानना चाहती थी कि आखिर मुनाफे के लिए दूध में मिलावट कैसे की जा रही है। इसके लिए पुलिस ने मौके से पकड़े गए एक शख्स को दूध में मिलावट और उसकी पैकिंग की पूरी प्रक्रिया दिखाने को कहा। नया पैकेट निकाल, अरे नया बैग ले, उसमें दूध निकाल, अरे दिखा रहे वो ये ले, इधर का है नया वाला ले। इसके बाद तो मिलावटखोर ने दूध के पैकेट से कुछ दूध निकालकर उसकी जगह पानी भरकर उसे पैक करने का तरीका दिखाया। मिलावट करने के आरोपी ने सबसे पहले दूध का एक खाली पैकेट लिया। इसके बाद दूध से भरी एक थैली लेकर उसके कोने को एक कैंची की मदद से काट दिया। थैली को काटने के बाद इससे दूध का कुछ हिस्सा खाली गिलास में निकाल लिया और इस पैकेट को जमीन पर रख दिया, लेकिन उसने खाली पैकेट में पानी भरने की कोशिश नहीं की। इस पर वहां मौजूद पुलिस वालों ने उसे पानी उसी तरह भरने को कहा जैसे वो अब तक करता रहा है। पानी डालता है ना उसमें? हाँ, पानी डालता है उसमें। ऐसा कर दो, वो ऐसा बना पुलिस के डर से इस शख्स ने दूध में पानी मिलाकर उसे पैक करने की पूरी प्रक्रिया दोहरा दी। एक कीप को दूध की थैली में डालकर पानी भरा गया। पानी भरने के बाद मोमबत्ती जलाकर छेद को बंद कर दिया और तैयार हो गया मिलावटी दूध का पैकेट, हूबहू उसी तरह जैसा आप किसी दुकान से खरीदते हैं और किसी तरह का शक भी नहीं करते। जिस समय मुंबई सहित देश के कई बड़े हिस्से में कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, ये मिलावटखोर दूध की थैली को फुलाने के लिए मुंह से हवा भरता नजर आया। जाहिर है दूध में पानी की मिलावट से जितना खतरा नहीं है, उससे ज्यादा खतरा इस दूध के जरिए कोरोना के घर घर पहुंचने का है। बताया गया कि मिलावटी दूध के ये कारोबारी मुंबई में लंबे अरसे से सक्रिय थे। त्योहारों और उसके आसपास के दिनों में मिलावटी दूध और मिलावटी दूध से बने सामान का कारोबार तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन आम दिनों में भी जिस धड़ल्ले से मिलावटी दूध का ये कारोबार चल रहा था उसने मुंबई पुलिस के होश उड़ाकर रख दिए। मुंबई पुलिस ने मौके से 95 लीटर मिलावटी दूध बरामद किया है। लखनऊ में मौजूद राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान ने कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए एक दवा तैयार करने का दावा किया। संस्थान का दावा है कि इस दवा को खाने से बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत होगी। कहा जा रहा है कि महामारी की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए बच्चों को इस बीमारी से बचाने के अलग अलग तरीके ढूंढे जा रहे हैं। इसी बीच लखनऊ में मौजूद इस संस्थान ने यह दावा कर दिया कि उसने ऐसी दवा बना दी है जो बच्चों की इस बीमारी से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ा देगी। इसके लिए एक कैंप भी लगाया गया जहां बच्चों को यह दवा दी गई।
हमारी बॉडी में इम्यून सेल से बढ़ाते हैं, कोई भी बीमारी हो उन सब से ये बच्चे को बचाता है। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को ये दवा दी, उन्होंने भी इसे काफी असरदार बताया। बच्चे का बुखार नहीं कर रहा था, वहाँ से जब हम दवा लेने लगे तो आराम है हमारे लड़के को। बताया गया कि इस दवा को गुड़, देसी घी, गिलोय और शहद को मिलाकर बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में अक्षय कुमार ने बीएसएफ के जवानों के साथ खूब मस्ती की। बताया गया कि गुरेज सेक्टर के नीरू गांव में स्कूल की इमारत बनाने के लिए अक्षय कुमार ने 1 करोड़ रुपए भी दान दिए और वहां तैनात बीएसएफ के जवानों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया। अक्षय कुमार ने जवानों के साथ वॉलीबॉल का मैच भी खेला। इसके बाद बीएसएफ की तरफ से वहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अक्षय कुमार ने वहां के कलाकारों के साथ खूब डांस किया। अक्षय कुमार को डांस करता देख कुछ जवान भी उनके साथ डांस करने के लिए उतर गए। इस बीच वहां कई लोगों ने अपने मोबाइल से अक्षय कुमार के साथ जवानों की मस्ती का वीडियो भी बनाया। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के बीच अफगान और पाकिस्तान तालिबान ने एक साथ आने के संकेत दिए हैं। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की पूरी तरह से वापसी की कवायद के बीच अफगान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने आपस में हाथ मिलाने के संकेत दिए हैं, क्योंकि टीटीपी ने अफगान तालिबान के साथ बेहतर तालमेल बनाने के लिए अपने संगठन में भी उसी की तर्ज पर बदलाव शुरू कर दिए हैं। यही नहीं, पाकिस्तान तालिबान ने अपने कई पुराने कमांडरों को हटाकर उनकी जगह नए कमांडरों को तैनात किया। ये वो लोग हैं जिनके अफगान तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। इससे पहले मार्च में अफगान सेना के खिलाफ हुए एक हमले में भी टीटीपी के लड़ाकों के शामिल होने की बात सामने आई थी, यानी उन्होंने इस हमले में अफगान तालिबान की मदद की थी। पिछले साल आई यूएन की एक रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि फिलहाल अफगानिस्तान में पाकिस्तान के 6000 से ज्यादा लड़ाके हैं, जिनमें ज्यादातर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के। मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक अस्पताल पर मरीजों और उनके परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों ने आरोप लगाया कि अचानक अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस के 55 मरीजों को उल्टी और बेचैनी होने लगी। लोगों ने दावा किया कि ये इंजेक्शन लगाने की वजह से हुआ। जो इंजेक्शन लगाए उसमें थोड़ी देर बाद मतलब धुंधली चढ़ी, ठंड लगी बहुत देर तक और बुखार चढ़ा और बहुत से लोगों को उल्टी भी हुई थी। इंजेक्शन लगाने के 2 मिनट बाद ही पूरे शरीर में घबराहट और बेचैनी होने लगी, धक धक करने लगा पूरा, मतलब ऐसा हो रहा कि उल्टी होगी या अभी बेहोश हो जाऊंगा। वो इंजेक्शन की कंपनी चेंज होने के कारण ऐसा बता रहे हैं। नहीं, वहाँ पर हम गए थे, नर्स ने बोला इसकी कंपनी चेंज है उस कारण। हाँ, चीन से पहले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी, लेकिन अब चीन के ऊपर महातबाही के काले बादल मंडरा रहे हैं। News18.com की रिपोर्ट है कि चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में बने ताइशान परमाणु प्लांट में एक लीकेज हुई, जिसका पर्दाफाश अमेरिका ने किया है और अमेरिका की सरकार उस लीक से होने वाले खतरे का आकलन भी कर रही है। चीन में 49 रिएक्टर यूनिट पूरी तरह से काम कर रहे हैं, जो कि दुनिया में अमेरिका और फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा हैं। इसलिए चीन के परमाणु प्लांट से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक होने की खबर ने दुनिया के कान खड़े कर दिए, लेकिन चीन लीपापोती में जुड़ गया। उसकी सरकार ने यह जरूर माना कि परमाणु प्लांट में कुछ दिक्कत आई है, लेकिन उसने किसी भी तरह की रेडिएशन लीकेज होने से साफ इनकार कर दिया। बल्कि उसका दावा तो यह है कि परमाणु प्लांट में आई दिक्कत आम है, जिसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं। बिहार के पश्चिम चंपारण में बारिश के बाद बाढ़ आ गई। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी नजर आया। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। बाढ़ आने से कई गांव का संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबी कतारें लग गई। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि अब तक प्रशासन के लोग वहां नहीं पहुंचे हैं, न ही राहत और बचाव का काम शुरू किया गया है। जिले में जो है वो पानी का कहर लगातार जारी है और गंडक नदी के बाद अब सिकरहना उफान पे है और सिकरहना नदी का कहर जो है वो जिले में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बेतिया नरकटियागंज मुख्य पथ है। कभी इस पे गाड़ियां चली करती थी, लेकिन आज आलम यह है कि इस पे चलना मुश्किल है। आवागमन पूरी तरह बाधित है और ये पूरा जो मुख्य पथ है वो दरिया बन चुका है। यहाँ पे खड़ा होना भी काफ़ी मुश्किल है, चूँकि धार काफ़ी तेज है पानी की और इसमें
काफ़ी खतरा है। लोग दोनों तरफ जो है वो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, सैकड़ों की संख्या में दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी है और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वो देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। पूरा दरिया हो चुका है। लोग देखिए इधर भीड़ लगी है लोगों की, लोग इंतजार में हैं। पानी कुछ कम हो तो उस तरफ जिनको जाना है मजबूरी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं जा पा रहे हैं। काफ़ी स्थिति जो है वो काफ़ी डरावनी और भयावह है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को भड़काने के लिए आतंकियों ने नया प्लान तैयार किया है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि इस प्लान के तहत कश्मीर में मौजूद 2 आतंकी संगठन सोशल मीडिया के जरिए वहां माहौल बिगाड़ने में जुटे हैं और वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को छोड़कर सोशल मीडिया के दूसरे चैट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कश्मीर के युवाओं को बरगलाने के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए मारे गए आतंकियों के भड़काऊ भाषण घाटी के युवाओं तक पहुंचाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर साइबर वॉरियर्स और अल सिंध मीडिया नाम के 2 चैट ग्रुप के इस वक्त एक्टिव होने की बात सामने आई है, जिनके जरिए ISIS के मंसूबों को भी कश्मीरी युवाओं तक पहुंचाने की खबर है। इसके अलावा इन आतंकी संगठनों ने अपने समर्थकों को फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इस्तेमाल न करने की हिदायत दी ताकि सुरक्षा एजेंसियों से बचा जा सके। ममता बनर्जी ने बंगाल में सियासी हिंसा की खबरों का खंडन किया। बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा पर टीएमसी और बीजेपी में जबानी जंग थम नहीं रही। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में सियासी हिंसा की खबरों को खारिज किया और दावा किया कि प्रदेश में राजनीतिक हिंसा नहीं है। I don't support any violence. I always tell my police administration to take strong steps wherever it may be. मुख्यमंत्री ने यह सफाई ऐसे वक्त में दी जब राज्यपाल जगदीप धनखड़ बंगाल के हालात को लेकर दिल्ली दौरे पर हैं और बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं होने का दावा किया। बंगाल में जो वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, मैं कहता हूं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। एम्स दिल्ली में अब सर्जरी दोबारा शुरू कर दी गई। 2 महीने पहले कोरोना की दूसरी लहर में सर्जरी के काम को रोकना पड़ा था। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस ने एक अवैध शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। साथ ही इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कानपुर में 3 फर्जी पुलिस वालों को वर्दी के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि ये तीनों लोग वर्दी की धौंस दिखाकर अवैध वसूली करते थे। उनके पास से एक पुलिस कैप भी बरामद हुई है, कुछ डंडे भी बरामद हुए हैं। बाकी अभी पूछताछ जारी है। लोगों को कॉल कर फ्रॉड करने वाले रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। यह ऐसा गैंग है जो एक कॉल से पहले तो अपने शिकार को लूटता और फिर महंगे फोन खरीदता था। गृह मंत्रालय की एक टीम ने कई राज्यों के साथ मिलकर देश भर में फैले फ्रॉड टू फोन रैकेट का पर्दाफाश किया है। यह ऐसा गैंग है जो पहले कॉल में अपने शिकार को लूटता और फिर लूटी हुई रकम से महंगे फोन का ऑर्डर करता। हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह गैंग चाइना में ही बने महंगे फोन को खरीदता था, लेकिन जब इसकी मॉडस ऑपरेंडी का पता चला तो सुनने वाले चौंक गए। गृह मंत्रालय के इस ट्वीट को देखकर इस बात का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फ्रॉड टू फोन रैकेट को लेकर भारत सरकार तक कितनी चौकन्नी है। पूरे देश में फोन से फ्रॉड के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने खास तौर पर ऐसे मामलों की शिकायतों को सुनने के लिए फाइनेंसिंग कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि FCORD बनाया। फोन के जरिए ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय के मार्फत काम करने वाले FCORD ने जब एक ऑपरेशन चलाया तो एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ जो देश के अलग अलग हिस्सों के कई लोगों को करीब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा चुका था। पता ये भी चला कि ये गैंग करीब 18 राज्यों में फैला हुआ है। लेकिन जब इस गैंग की कारगुजारी से पर्दा हटा तो बेहद चौंकाने वाला सच सामने आ गया। पता यह चला कि इस फ्रॉड टू फोन रैकेट का मास्टरमाइंड झारखंड में था, लेकिन उसके गैंग में सैकड़ों लोग शामिल हैं जो देश भर के 18 राज्यों में मौजूद हैं, जो अलग अलग तरह के फ्रॉड करते हैं। इस रैकेट के निशाने पर आमतौर पर OTP और क्रेडिट कार्ड ही होते हैं। बताया जा रहा है कि ये गैंग इसी OTP और क्रेडिट कार्ड के जरिए फेक ID बनाने, ई-कॉमर्स और फर्जी मोबाइल नंबर तैयार करने के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स की चोरी और ब्लैक मार्केटिंग के साथ साथ चोरी का सामान भी बेचने में माहिर है। इस मामले की जब गहराई से तफ्तीश की गई तो बेहद चौंकाने वाला सच सामने आ गया। जांच में पता चला कि फ्रॉड टू फोन गैंग से कई लोग जुड़े हैं जो अलग अलग तरह के फ्रॉड करने में माहिर हैं। इसी जांच से यह भी बात खुली कि पकड़े गए 4 आरोपी झारखंड से हैं, जबकि 2 का ताल्लुक मध्य प्रदेश से है। फ्रॉड टू फोन रैकेट के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन 18 राज्यों तक फैला।
जिसमें करीब 350 लोग शक के दायरे में। इस गैंग के खिलाफ की गई अब तक की कार्रवाई में 900 मोबाइल फोन्स का पता चला है, जबकि गैंग के गुर्गों के करीब 1000 बैंक खाते सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, सैकड़ों यूपीआई और ई-कॉमर्स आईडी की भी जांच हो रही है। तफ्तीश के दौरान करीब 100 बैंक खाते और इतने ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड को फ्रीज कर दिया गया। ये तो उस गैंग का लेखा जोखा है जिसके खिलाफ सरकारी एजेंसियां या तो कार्रवाई कर चुकी हैं या फिर करने वाली हैं, लेकिन अब जो सच सामने आने वाला है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस गैंग का एक सिरा पड़ोसी देश चीन से जाकर मिलता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस गैंग का एक आरोपी है हुकुम सिंह बिसेन। 28 साल का हुकुम सिंह बिसेन मध्य प्रदेश के बालाघाट का रहने वाला है और उसने डिजिटल कम्युनिकेशंस में एमटेक किया है। आईएएस बनने का सपना देखते देखते हुकुम सिंह बिसेन ने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में काम करते हुए हजारों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। बताया जा रहा है कि इस गैंग ने व्हाट्सएप को ही अपना हथियार बना रखा है, जिस पर गैंग के लोगों के करीब 16 ग्रुप एक्टिव हैं। इन 16 ग्रुप में करीब 156 सदस्य जुड़े हुए हैं और उन सभी सदस्यों के ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर अकाउंट्स मौजूद हैं और उन्हीं अकाउंट्स के जरिए ये लोग अपने शिकार को ठगने के बाद ठगी के पैसों से चीन के मोबाइल फोन खरीदते थे। तफ्तीश से पता चला है कि ये गैंग 3 हिस्सों में काम करता था। पहला ग्रुप कॉल करके लोगों को अपना शिकार बनाता था और उनसे ठगी करता। दूसरा ग्रुप ठगी का पैसा अकाउंट में आते ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर महंगे चीनी स्मार्टफोन ऑर्डर कर देता और ये ऑर्डर अलग अलग फर्जी पतों पर मंगवाए जाते थे, जिन्हें लेने के लिए तीसरा ग्रुप सक्रिय रहता था। पुलिस की तफ्तीश में इस गैंग के पकड़े गए लोगों के पास से 33 नए फोन और 70 दूसरे फोन बरामद हुए हैं। पकड़े गए लोगों से ही ये बात भी निकलकर सामने आई कि ये गैंग 10,000 रुपए में फोन खरीद लेता और उन्हें 5 से 10% के डिस्काउंट पर ब्लैक मार्केट में बेच देता। फ्रॉड टू फोन गैंग से पकड़े गए 8 लोगों से अब तक 20 करोड़ रुपए की ठगी का पता चल चुका है, लेकिन अब इन लोगों से इस बात को लेकर पूछताछ की जा रही है कि आखिर इनका कनेक्शन चीन के महंगे फोन से क्या है। आखिर ये लोग चीन के ही फोन क्यों ऑर्डर करते थे।